भाग 2 में ले रहे हैं। इससे पूर्व हम प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ा चुके हैं और इसके बाद में ले लेंगे हम अर्थव्यवस्था। यदि अर्थव्यवस्था के विषय पर हम बात करेंगे, इसकी दो भागों में बांट लेंगे। एक तो भू राजस्व व्यवस्था, दूसरी राजस्व व्यवस्था। राजस्व इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दो भागों में बांट लिया। भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत भूमि से संबंधित था। इसमें भूमि से, क्योंकि भारत हमारा प्राचीन काल से ही कृषि प्रधान देश है, इसमें कृषि के क्षेत्र में जो कि हमारे यहाँ पर उस समय जो गेहूं, चना, बाजरा की खेती अधिक मात्रा में होती थी, कपास की खेती अधिक मात्रा में होती थी और हमारे यहाँ पर इस प्रकार से हमारी इसके विषय पर हम इससे इसकी उपज के रूप में हमें कर भी प्राप्त होता था। ये कर 1/6वां भाग के रूप में हमें कर हमें देखने को मिलता था और कहीं कहीं हमें 1/8वां भाग भी हमें कर के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि कृषि के क्षेत्र में सरकार की ओर से हमें यहाँ पर कोई भी किसानों के हित के लिए कोई बात हमें नहीं महसूस होती है कि जो उनको उद्धार के लिए उन्होंने कार्य किए थे। लेकिन हम इतना राजस्व के रूप में ये कहेंगे कि उसका जो राजस्व की व्यवस्था के रूप में कहेंगे तो इसको भी हम दो भागों में बांट लेंगे। एक तो विदेशी व्यापार, और एक स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार, हम इस विदेशी व्यापार के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि उसने कहां पर अपना व्यापार स्थापित कर लिया था। लेकिन कनिष्क के शासन काल में व्यापारिक देश जो थे चीन, मध्य एशिया, ईरान, रोम इत्यादि के साथ में उसका व्यापारिक संबंध स्थापित किया गया था। ये व्यापार जल और थल दोनों के माध्यम से होता था। जल के माध्यम से बड़ी बड़ी जहाजों के माध्यम से किया जाता था, जबकि थल मार्ग था पशु बैलगाड़ियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता था। अब इसमें लेते हैं ये व्यापार चीन से रेशम खरीदकर रोम भेजते थे, जबकि उसके बदले में हमें सोना प्राप्त होता था। जबकि पेरिप्लस के विवरण से हमें ज्ञात होता है कि भारत में गर्म मसाले, मोती, मखमल, हाथी दांत की वस्तुएं, औषधियां, चंदन, इत्र आदि के रूप में विदेशों के लिए भेज दी जाती थी और उसके बदले पर भारत में सोना आता था। सोने की व्यवस्था आती थी। इसके बाद में कनिष्क ने प्रथम बार एक अंतरराष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसने कि उसका जो साम्राज्य था अंतरराष्ट्रीय, अब भारत से लेकर के अफगानिस्तान, हेरात, काबुल, कांधार तक फैला हुआ था। इसलिए उसने अपने विदेशी व्यापार को चीन, ईरान, इराक, रोम आदि तक उसने फैला रखा था। स्थानीय व्यापार की बात करते हैं तो स्थानीय व्यापार में हमें देखने को मिलता है केवल यहाँ थल मार्ग से हमें व्यापार के विषय पर हमें जानकारी प्राप्त होती है, जो बैलगाड़ियों और पशुओं के ऊपर लाद करके सामान को लाया और ले जाया जाता था। जो स्थानीय वस्तुओं में होते थे, वस्त्र उद्योग अधिक महत्वपूर्ण था और इसके अलावा अनाज का भी व्यापार होता था, गर्म मसालों का भी होता था, अन्य और दैनिक वस्तुओं की भी हमें यातायात के विषय पर हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब आते हैं सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत बच्चों हम आपके लिए इसे थोड़ा सा सामाजिक व्यवस्था के लिए हम उस समय पर जो वर्ण व्यवस्था थी वह 4 भागों पर विभाजित थी, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
इस प्रकार से उस समय की जो वर्ण व्यवस्था पर जो आधारित थी सामाजिक व्यवस्था, लेकिन इन वर्ण व्यवस्था के बाद होने के बावजूद भी यहाँ पर हमें जातियों का भी उल्लेख होने लगता है। जातियों का भी हमें उल्लेख प्राप्त होने लगता है, जैसे कि चरमकार, रथकार, स्वर्णकार, शिल्पकार आदि जातियों का भी हमें उल्लेख प्राप्त होने लगता है, क्योंकि यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी वह इस वर्ण व्यवस्था के साथ साथ में यहाँ पर जातियां भी होती थी। तो जो जातियों का निर्धारण किया जाता था वह कर्म के आधार पर किया जाने लगा था। इसके अलावा जो जातीय कर्म करते थे वह उसी जो व्यक्ति जिस से कर्म करते थे उसी के आधार पर उसकी जाति भी निर्धारित कर दी जाती थी। इसके अलावा हमें संयुक्त विभिन्न श्रेणियां भी क्रमशः संकुचित होकर के कठोर जातियों में परिणत हो गई। कृषि, व्यापार, वाणिज्य की प्रगति हुई, समाज के निम्न वर्ग की दशा में कुछ सुधार आया तथा अंतिम दोनों वर्ण वैश्य तथा शूद्र वर्ण अंतर काफी कम हो गया। इस वर्ण के अंतर्गत और शूद्र वर्ण के अंतर्गत जो भी समानता हमें काफी देखने को प्राप्त हो गई। इसके अलावा हम सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम और देखेंगे कि नारी की के विषय पर हमें इस काल में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, लेकिन अन्य विषयों पर हमें इसके विषय पर कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अब आते हैं इसकी धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत कनिष्क था, यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके शासन काल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और ये इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार काफी महत्वपूर्ण किया था और अपने ही देश में नहीं इसने विदेशों के अंतर्गत भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इसके अलावा अन्य धर्मों के प्रति उसकी जो नीति थी वह सहिष्णुतापूर्ण नीति थी। इसमें अन्य धर्मों के प्रति ऐसा नहीं था कि उसे किसी बल के प्रयोग के आधार पर उसे बौद्ध धर्म में ग्रहण किया जाए। ऐसा उसे सभी धर्मों के लोग उसके राज दरबार में निवास करते थे। बौद्ध धर्म के अलावा ब्राह्मण धर्मों का भी यहाँ पर आदर करते थे। शैव और वैष्णव धर्म और जैन धर्म के लोगों का भी यहाँ पर हमें सहिष्णुता की नीति हमें प्राप्त होती है। इसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति, बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर की सप्तपर्णी गुफा में 251 ईस्वी के में हुई थी, जो वसुमित्र की अध्यक्षता में और उसके उपाध्यक्ष थे अशुघोष। महत्वपूर्ण घटना थी जो कि यहीं से ही जो बौद्ध धर्म था दो भागों में विभाजित हो गया था। एक तो महायान बौद्ध धर्म और एक हीनयान में बौद्ध धर्म में दो भागों में पूर्ण रूप से विभाजित हो गया था।